नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवरत्न प्रजापति है और आज हम 10वीं क्लास के लिए एसएसटी सब्जेक्ट की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। बाकी जो क्लासें बचेगी, जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं, वो भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी की। एसएसटी के अंदर हम आज पहला पार्ट जो है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट अपना है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत ये अपना है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ये जो अपना स्वर्णिम भारत है, ये है अपना 1206 से प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसको प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे इतिहास है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। उन 3 में कौन कौन से आते हैं? जो फर्स्ट भाग होता है पहला जो भाग है वो अपना है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला जो भाग आता है वो आता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है वो अपना आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा जो अपना आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा अपना आता है ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा आता है? प्राग ऐतिहासिक काल अपना वो आता है जिसके अंदर व्यक्ति ना तो कुछ पढ़ सकता था और ना ही कुछ लिख सकता था। दूसरा आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में व्यक्ति लिखना सीख गया था परंतु उसको पढ़ नहीं सकता था। ये था अपने अर्ध ऐतिहासिक काल में। पीछे अपने बचता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर व्यक्ति पढ़ना और लिखना दोनों सीख गया था। अब उसके बाद में क्या हुआ? इनके बाद में अपने आया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अंदर आती है। दूसरी अपने इसके बाद में जिस संस्कृति का विकास हुआ वो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम क्या करेंगे? इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं। अब इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? इसके अंदर जो 2 भाग आते हैं वो निम्नलिखित कौन से हैं? पहला तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा अपना जो आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। पहला अपना आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। यानी अगर हम इतिहास को समझें तो इतिहास हमारा चालू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके अंदर व्यक्ति ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था। दूसरा अपना अर्ध ऐतिहासिक काल जिसके अंदर व्यक्ति ने लिखना सीख लिया था परंतु वो पढ़ना नहीं सीखा था। और तीसरा अपना आता है ऐतिहासिक काल जिसके अंदर व्यक्ति पढ़ने के साथ में लिखना भी सीख गया था। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इन सब के बाद में अपने आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है। फिर आती है अपने वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल।
इन कालों के अंदर हमारे वेदों की रचना हुई थी, वो किस लिए हुई थी? वेदांतों को सही तरीके से समझने के लिए हमने वेदों की रचना की थी। वेद 4 है, आपको पता है, एक ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। तो ये था इतिहास को समझने का पूरा अपने पास स्रोत। अब हम बात करेंगे जो पहले पार्ट के अंदर महाजनपद आते हैं, इनके पास जो आया था वो था महाजनपद। तो हम बात करेंगे महाजनपदों की। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं महाजनपद। महाजनपदों का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 600 से 325 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद माना जाता है। 625 से 325 ईसा पूर्व तक। अब आगे अगर महाजनपदों की बात करें तो हमें महाजनपदों का उल्लेख किसके अंदर मिलता है वो देखेंगे हम। बौद्ध ग्रंथ, और जैन, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ अपना आता है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनसे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो महाजनपद अपने हैं उनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अब अगर आगे बात करें कि महाजनपद किसे कहते हैं, शुरू में ये महाजनपद नहीं थे। महाजनपद कहते किसे हैं? तो महाजनपद अगर हम देखें, महाजनपद छोटे छोटे जनों से मिलकर जनपद बने। और अब देखो आगे महाजनपद किसको कहते हैं? छोटे छोटे जो जन थे, ये जन मिलकर जनपद बने। और इन जनपदों ने ही, ये जनपद जब एक दूसरे से मिले तो ये दोनों मिलकर जनपद मिलकर महाजनपद बने। ठीक है। अब महाजनपद भी छोटे छोटे जन देखो। अब पहले के समय में लोग कैसे रहते थे मैं बताता हूँ। ये हो गया कबीला, लोग रहते थे कबीलों के अंदर। कबीले बड़े थे, जन में परिवर्तित हुए। जन जो है ये अपने परिवर्तित हुए जनपदों में, और जो जनपद थे ये अपने परिवर्तित हुए महाजनपदों में। कबीलों से जन बना, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। अब आगे हम बात करेंगे कि महाजनपद कुल कितने थे, कुल कितने महाजनपद थे। अब अगर बात करें आगे तो बौद्ध धर्म और जो जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय
और जैन धर्म का जो एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनके अंदर हमें पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद थे। ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। इनके अंदर पहले तो होते थे राजतंत्रात्मक महाजनपद और एक होते थे अपने गणतंत्रात्मक महाजनपद। राजतंत्रात्मक, इसके अंदर जो राजा का पद होता था वो अनुवांशिक था, और जो गणतंत्रात्मक था, ये गणतंत्रात्मक में अनुवांशिक नहीं होता था। यानी ये कोई जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसके अंदर जो राजा चुनने का जो काम था वो था कुलीन वर्ग के कुलीन परिवार जो होते थे उनके हाथों में। जो अमीर सदस्य, अमीर परिवार होते थे, वो यहाँ पर राजा का चुनाव करते थे। यानी संथागार या सभा के द्वारा जो चुनाव होता था वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये 2 प्रकार के थे। इन 2 प्रकार के अंदर मुख्य रूप से अगर देखें तो मल और जो गज्जी था, ये 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। ये 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। यहाँ पर राजा का बेटा राजा न होकर यहाँ पर जो संथागार जो सभा होती थी, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो निर्णय करते थे कि वो चुनाव करते थे कि राजा कौन बनेगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कुल 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद कौन कौन से थे। उन 16 महाजनपदों के अंदर देखो, पहला अपना था काशी, दूसरा अपना कुरु, उसके बाद अथवा अंग के बाद अपने था मगध, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। काशी, कुरु, अंग, मगध। फिर आता था अपने वज्जी के बाद अपने था मल के बाद में अपना था चेदी। ये 7, इधर 8वां लिख देता हूं मैं। चेदी के बाद में अपना आता है वत्स महाजनपद। वत्स के बाद में अपना जो 9वां था वो था कौशल। कौशल के बाद में पांचाल। पांचाल के बाद में अपना मत्स्य। मत्स्य के बाद में अपना शूरसेन। उसके बाद में अपना अशशक। उसके बाद में अपना अवंती। अवंती के बाद में अपना आता था गांधार। और गांधार के अपने बाद में जो बचता है वो था कंबोज। ये 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे, जिनके अंदर अब देखो सबसे पहला आता है काशी, दूसरा अपने कुरु, तीसरा अंग, चौथा जो अपने था वो था सबसे शक्तिशाली मगध, 5वां अपने वज्जी, 6वां अपने मल, 7वां चेदी, 8वां वत्स, 9वां कौशल, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां शूरसेन, 13वां अशशक, 14वां अवंती, 15वां अपने गांधार और 16वां अपने कंबोज। कुल मिला के 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे। तो आज हमने पढ़े 16 महाजनपद। कल हम अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इन 16 महाजनपदों की राजधानियां वो पढ़ेंगे। और दूसरा, जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें उसे पूरा देखें, आगे निकाल कर ना देखें, जिससे क्या हो आपको पूरा समझ में आए। पूरा वीडियो देखें, पूरा समझ में आए आपको। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं।
मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथ में चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द उसकी सूचना मिले। धन्यवाद।